हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन एसएससी सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 19 लेकर के आए हैं, जो कि बेस्ट एनालिसिस के साथ है, यानी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, जो कि डेली 9 बजे अपलोड होती है। तो आज भी 9 बजे ही अपलोड होगी। चलिए, 9 बजे अपलोड हो रही है। आप लोग बेहतरीन ढंग से उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास पूरा पूरा देखिएगा और पूरा पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप पूरा पूरा इससे फायदा भी उठाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यूनाइटेड किंगडम संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधार का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो मेरे भाई, वह कौन सा समूह था जो ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, जो कि यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का समूह था? ऑप्शन 1 है भाई फरेजन आयोग, ऑप्शन 2 हंटर आयोग, ऑप्शन 3 सर्जेंट आयोग, ऑप्शन 4 साइमन कमीशन। तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? साइमन कमीशन। अब हम जानते हैं साइमन कमीशन जी के बारे में, कमीशन के बारे में। भारतीय संविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय सांविधिक आयोग के नाम से जाना जाता है। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कब्जे में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए आयोग ने 1928 में ब्रिटिश भारत पहुंचा। आयोग कितना कब ब्रिटिश भारत पहुंचा? तो मेरे भाई 1928 में पहुंचा। इसके सदस्यों में से एक लेबर पार्टी क्लेमेंट एटली के भावी नेता थे, जो भारत के लिए स्वशासन के लिए प्रतिबद्ध हो गए। इनमें से कौन सा था भाई नेता 7 सदस्य में से? तो क्लेमेंट एटली के भावी नेता, क्लेमेंट एटली के भावी नेता जो थे ना, एक लेबर पार्टी के, वो क्या हो गया, भारत के स्वशासन के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। कई भारतीय ने आयोग का कड़ा विरोध किया था। इसका विरोध नेहरू, गांधी जी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे, लेकिन भारतीय इनमें से कोई एक भी सदस्य नहीं थे। भारतीयों ने इसे अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन और अपने स्वाभिमान के अपमान के रूप में देखा। हालांकि इसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, ईवी रामास्वामी ने किया था। ठीक है। प्रमुख राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय को ना इस साइमन कमीशन के विरोध में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पुलिस उनको लाठी से क्या कि पीट दिया, कि जिससे उनकी 17 नवंबर 1928 को उनकी चोटों से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में हमने अपना एक महान योद्धा को खोया था, ठीक है, जिनका नाम है लाला लाजपत राय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहले भारतीय गोल्फर कौन बनी थी? ऑप्शन 1 गुरसिमर बरवाल, ऑप्शन 2 दीक्षा डागर, ऑप्शन 3 अदिति अशोक, ऑप्शन 4 वानी कपूर। तो मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा अदिति अशोक। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अदिति अशोक। अब हम जानते हैं अदिति अशोक जी के बारे में। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, क्या है? आदित्य अशोक जी का फोटो है। ये फोटो क्या है? आदित्य अशोक जी का फोटो है। आदित्य अशोक का जन्म 29 मार्च 1998 को हुआ। ये भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं, जिन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया। लेडीज यूरोपियन टूर, एलजीपीए टूर भी वह खेलती है। ठीक है। अशोक लल्ला आइचा टूर स्कूल जीतने वाली सबसे कम उम्र और पहली भारतीय बनी, और 2016 सीजन के लिए अपना लेडीज यूरोपियन टूर कार्ड हासिल किया। इस जीत से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए क्यू स्कूल की सबसे कम उम्र की विजेता भी बना दिया। यानी कि वह लेडीज यूरोपियन टूर कार्ड जीत ली, तो वह क्या हो गई, अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए क्यू स्कूल की सबसे कम उम्र की विजेता बन गई। आदिति पहली एकमात्र भारतीय गोल्फर है जिन्होंने एशियाई युवा खेल 2013, युवा ओलंपिक खेल 2014, एशियाई खेल 2014 और ओलंपिक खेल 2016 खेले हैं। यानी कि आदिति
अदिति अशोक के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे। तो चलिए अदिति अशोक से आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है, आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे के सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लैक्टोज, चौथा ऑप्शन है भाई फ्रुक्टोज। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई ग्लूकोज। क्या इसका सही उत्तर है? ग्लूकोज। आइए हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये जो आपको फोटो से दर्शाया गया है, प्रकाश संश्लेषण जब पत्ता पर सूर्य की लाइट पड़ती है यानी पेड़ पौधे पर पड़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है और ग्लूकोज क्या होता है? बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट और वाटर जो जड़ से आता है उससे वह अपना भोजन बनाता है और वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है पौधा और ग्लूकोज को क्या करता है? बनाता है। ठीक है, ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ग्लूकोज है, क्लोरोफिल है कि नहीं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट उस पर आ रहा है कि नहीं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और लाइट मिलके क्या बनाता है? शुगर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करना तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप क्या जान गए? प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान गए। अब वह किसको संश्लेषित करता है ये भी जान गए, तो ग्लूकोज को करता है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाए भाई, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के सियासन पर क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला एकमात्र मुस्लिम कौन थी? बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मेरे भाई ऑप्शन है एक फातिमा अल विहरी, ऑप्शन 2 गेवहर सुल्तान, ऑप्शन 3 सजारत अल्डर, ऑप्शन 4 राजिया बेगम। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया बेगम। अगर क्लास में आपको बहुत मजा आ रहा है तो दोनों हाथ हैंड्स अप कीजिए जिससे कि हमको समझ में आए कि आपको अच्छा भी लग रहा है। चलिए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला एकमात्र मुस्लिम कौन थी? तो रजिया बेगम थी। चलिए अब रजिया सुल्तान के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। सुल्तान रजियात उद दुनिया व उद्दीन, जिसे हम रजिया सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत का एक शासक थी भाई, था नहीं, दिल्ली सल्तनत का एक शासक थी। वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी, और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। वह ममलुक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? ममलुक सुल्तान, यानी कि अगर ममलुक का मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम वंश के क्या थे? गुलाम वंश के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की कौन थी? रजिया बेगम बेटी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कैसे पर चलते हैं? 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। कौन से पर चलते हैं? 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 बोलने निगलने और शारीरिक संबंध में समस्या, ऑप्शन 2 अनियंत्रित गतिविधियों या मांसपेशियों में अकड़न, ऑप्शन 3 पैरों या पेट में फ्लूइड बनाना, ऑप्शन 4 रतौंधी। तो मेरे भाई इनमें से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? चलिए अब विल्सन रोग के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे और कौन सा लक्षण नहीं है उसके बारे में पहले जानते हैं।
इसका सही उत्तर है मेरे भाई रतौंधी। इसका सही उत्तर क्या है? रतौंधी। आइए हम विल्सन रोग के बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग क्या है? एक अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक रोग है, जिसमें शरीर में अतिरिक्त तांबे का क्या होता है? निर्माण होता है। विल्सन रोग में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में किस चीज का अधिक अधिक निर्माण होता है, तो तांबे का अधिक निर्माण होता है। लक्षण आमतौर पर मस्तिष्क और यकृत से संबंधित होते हैं। विल्सन रोग में लक्षण किससे संबंधित होते हैं? मस्तिष्क और यकृत से। जिगर से लक्षण में उल्टी, यानी कि यकृत से लक्षणों में उल्टी, कमजोरी, पेट में तरल पदार्थों का निर्माण यानी कि फ्लूइड बनना, पैरों में सूजन, पीली त्वचा और खुजली शामिल होती है। यानी कि अगर आपको यकृत में समस्या हो गया तो आपको उल्टी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, पेट में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड का निर्माण हो जाएगा, पैरों में सूजन हो जाएगा, पीली त्वचा हो जाएगी या खुजली भी उसमें क्या हो सकती है? शामिल हो सकती है। अब मस्तिष्क से संबंधित लक्षणों में कपकपी होगी, आपको मांसपेशियों में अकड़न होगा, बोलने में परेशानी होगा, व्यक्तित्व में बदलाव होगा, चिंता और मनोवृत्ति शामिल होगी। तो मेरे भाई इनमें से कौन सा सही उत्तर आपको लग रहा था? तो मेरे भाई रतौंधी का कहीं जिक्र है इसमें लक्षण में? नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रतौंधी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? रतौंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अरे भाई क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन 1 1949, ऑप्शन 2 1974, ऑप्शन 3 1965, ऑप्शन 4 1951। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है 1949। आइए हम जानते हैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम के बारे में कुछ बातें। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारत में एक कानून है जो भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है भाई? भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित हुआ। यह 16 मार्च 1949 को लागू हुआ और 1 मार्च 1966 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 था ना, वह क्या हो गया? बदल गया। यह 1956 से जम्मू और कश्मीर में लागू है। प्रारंभ में कानून केवल बैंकिंग कंपनियों पर लागू था, लेकिन 1965 में इसे बदलकर सहकारी बैंकों पर भी लागू करने तथा अन्य परिवर्तनों को लागू करने के लिए संशोधित किया गया था। इसलिए बोला गया है कि 1 मार्च 1966 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949 था वह बदल गया था। तो उसको कब संशोधित किया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम को? तो मेरे भाई 1965 को किया गया था। ठीक है, उसमें सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए तथा अन्य परिवर्तन लागू करने के लिए संशोधित उसको किया गया था। 2020 में सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी में लाने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। 2020 में भी भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम में क्या किया गया? संशोधन किया गया। किस लिए? सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए। चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन 1 है मौलिक एसिड, ऑप्शन 2 है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन 3 है फार्मिक एसिड, ऑप्शन 4 है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे भाई सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मौलिक एसिड। आइए हम मौलिक एसिड के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मौलिक एसिड आणविक सूत्र होता है C4H6O5 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो सभी जीवित जीवों द्वारा बनाया जाता है। फलों के खट्टे स्वाद में यह क्या करता है? योगदान देता है। इसका उपयोग खाद्य योज्य के रूप में भी किया जाता है। मौलिक एसिड के दो स्टीरियो आइसोमेरिक रूप L और D इनैंटियोमर्स होते हैं, लेकिन
केवल एल आइसोमर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। मौलिक एसिड में लवण एस्टर को मैलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो मेरे भाई मौलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मौलिक एसिड पाया जाता है। मौलिक एसिड क्या होता है? फलों को खट्टा स्वाद बनाने में योगदान प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छा तरीका से मौलिक एसिड भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस में परिवर्तन लाती है? ऑप्शन 1 है हृदय, ऑप्शन 2 नाक की नली, ऑप्शन 3 फेफड़े, ऑप्शन 4 पाचन तंत्र। तो मेरे भाई इसका जल्दी से उत्तर बताइएगा, बेरिएट्रिक सर्जरी किससे संबंधित है? हृदय, नाक की नली, फेफड़े, पाचन तंत्र। मेरे भाई बेरिएट्रिक सर्जरी पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या है? पाचन तंत्र। अब हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी को हम वजन घटाने की सर्जरी भी कहते हैं। ये मोटापे से ग्रस्त लोगों पर की जाने वाली विभिन्न प्रक्रिया इसमें क्या होती है? शामिल होती है। देखभाल प्रक्रियाओं के मानक माध्यम के दीर्घकालिक वजन घटाने और ड्यूओनल स्विच के साथ बेलिओपेट्रिक डाइवर्सन बड़े पैमाने पर आर्थ हार्मोन के स्तर को बदलकर प्राप्त किया जाता है, जो भूख और तृप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें एक नया हार्मोनल वजन सेट बिंदु होता है। इन प्रक्रियाओं में बैरिएट्रिक सर्जरी एक हार्मोनल सर्जरी है जिसके लिए प्रक्रिया में प्रतिबंध और कुअवशोषण के परिणाम स्वरूप आर्थ हार्मोन में परिवर्तन विकसित होते हैं। यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी किसके लिए है? तो पाचन तंत्र के लिए है। किसके लिए है? पाचन तंत्र के लिए है। यह क्या है? दीर्घकालिक वजन घटाने में क्या करता है? काम देता है। ठीक है, वजन घटाने की सर्जरी भी इसे कहते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? ऑप्शन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। ऑप्शन 2, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। ऑप्शन 3, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। ऑप्शन 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। तो मेरे भाई इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो मेरे भाई गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना। अब हम जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता में कौन कौन सी टैक्स रखी गई थी। तो मेरे भाई गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित है। यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ। वे महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित तथा राजनीतिक समझौता था। यह इसके प्रस्तावित शर्तें नीचे हैं। यानी कि इसे कौन कौन सी शर्त रखा गया है वह सब दिया हुआ है। तो पहला शर्त था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नमक मार्च की समाप्ति। दूसरा शर्त था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी। तीसरा शर्त था भारत सरकार द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को वापस लेना। चौथा शर्त था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, जो लगा हुआ था उसको हटाना। ठीक है, हिंसा से जुड़े मामलों को छोड़कर कई प्रकार के राजनीतिक अपराधों से संबंधित सभी अभियोगों को वापस लेना। नमक मार्च में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार कैदियों की रिहाई। नमक पर कर हटाना, जिसमें भारतीयों को कानूनी रूप और अपने निजी उपयोग के लिए नमक उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना। यह सब क्या रखा गया था? शर्त रखा गया था। यहाँ भाई एक पॉइंट को आप सुधार लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध जो लगा था उसको हटाना। ठीक है, यह शर्त था वहां गांधी इरविन समझौते में। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते में कौन कौन सा शर्त था आप जान गए, लेकिन इसमें खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना कोई शर्त नहीं रखा गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्य उत्पादन पर टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का परीक्षण करने की शक्ति देता है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 315, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 326, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 324, ऑप्शन 4 360, अनुच्छेद 360। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है 324। इसका सही उत्तर क्या है 324। इसका सही उत्तर है 324। इसका सही उत्तर है 324। क्या है भाई 324 का सही उत्तर है अनुच्छेद 324। अब हम जानते हैं सभी अनुच्छेदों के बारे में, भारतीय संविधान की कुछ मुख्य बातें। मेरे भाई भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो हस्तलिखित सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, ठीक है, जो कि क्या है लिखा हुआ सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा यह 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी के दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता भी कहा जाता है। तो मेरे भाई संविधान के बारे में कल भी हम एक क्वेश्चन में जाने थे, आज भी उसको जान रहे हैं, क्योंकि रिवीजन से मेरा क्या होगा, हमको अच्छी तरीका से उसके बारे में याद हो जाएंगे बातें, और हम अच्छी तरीका से एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों को समानता स्वतंत्रता का आश्वासन भी देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। संविधान में 2 शब्द 1976 में जोड़े गए आपातकाल के दौरान, वे शब्द थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अब हम अनुच्छेद 324, 326, 315, 360 के बारे में भी जानते हैं। तो मेरे भाई अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए एक लोकसभा आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा चुनावों का प्रेक्षण करने की शक्ति देता है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर 324। आप उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। अगर याद हो रहा होगा तो हैंड्स अप करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है शेरशाह सूरी, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई अकबर। इसका सही उत्तर क्या है? अकबर। अब हम जानते हैं अकबर के बारे में कुछ बातें। अकबर को हम अबुल फत जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। वह अकबर महान के रूप में लोकप्रिय हुआ और अकबर प्रथम में भी अकबर प्रथम के रूप में भी जाना जाने लगा। वह तीसरा मुगल सम्राट था जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर ने अपने पिता हुमायूं को राज प्रतिनिधि बैरम खान के अधीन किया, जिन्होंने युवा सम्राट को भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में मदद की। यानी कि बैरम खान ने क्या की, अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में मदद की थी। एक मजबूत व्यक्तित्व और एक सफल सेनापति अकबर था। अकबर क्या था? एक मजबूत व्यक्तित्व और सफल सेनापति था। वह धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उसकी शक्ति और प्रभाव मुगल सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया था। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की। विजित शासकों के विवाह और कूटनीति के माध्यम से सुलह करने की नीति अपनाई। तो मेरे भाई ये बातें आप अकबर के बारे में जाने। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। 1556 ईस्वी में अकबर क्या बना? अकबर को सिंहासन प्राप्त हुआ, राजा बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? ऑप्शन 1 है पखवाज, ऑप्शन 2 ध्रुपद, ऑप्शन 3 तराना, ऑप्शन 4 धमार। तो मेरे भाई ध्रुपद, तराना, धमार क्या है? तीनों कंठ संगीत रूप है, लेकिन पखावज क्या है? शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है। आइए हम पखवाज के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मेरे भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? पखवाज। पखवाज क्या है? पखवाज एक डमरू ड्राम के तरह दिखने वाला एक वाद्य यंत्र है। पखवाज एक बैरल का आकार का 2 सिर वाला ड्रम है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ। यानी कि पखवाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। पखवाज की ट्यूनिंग तबले के समान है। लकड़ी के बेजे से तना हुआ पट्टियों के नीचे रखा गया है। यानी कि ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है किसका पिक्चर है? पखवाज का पिक्चर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। वर्कला, चौबारा, च्वाक्कर और नत्तिका किस राज्य में समुद्र तट है? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है तमिलनाडु, ऑप्शन 5 है, सॉरी 5 है ही नहीं ऑप्शन, सॉरी भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए। वर्कला, चौबारा, चौक्कर और नत्तिका किस राज्य का समुद्र तट है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। अब हम जानते हैं केरल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है किसकी मैप है? तो मेरे भाई केरल की मैप है। इसका यह किस समुद्र से सटा हुआ एरिया है? तो मेरे भाई यह अरब सागर से, जिसे हम लक्षद्वीप समूह भी कहते हैं, उससे सटा हुआ एरिया है। यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट है और 77 लाख यहाँ का क्या है? 77 तालुक है, सॉरी 77 लाख नहीं, 77 तालुक है। ठीक है, यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है भाई, ये जो केरल का एरिया है वह अरब सागर से सटा हुआ एरिया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, 64 साल पहले। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसका डिस्ट्रिक्ट है इसमें 14। इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी। इसके विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है और विधानसभा में कुल 141 सीटें हैं। इसके राज्यसभा में 9 सीट और लोकसभा में 20 सीट है। हाईकोर्ट इसका है केरल हाईकोर्ट, है कि नहीं? इसकी बोली है आधिकारिक मलयालम और अतिरिक्त आधिकारिक बोली है अंग्रेजी। केरल के प्रतीक है वहाँ के राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय फूल कोन्नामारम, राजकीय फल पका हुआ कटहल और पेड़ क्या है? राजकीय नारियल का पेड़। चलिए अब हम केरल के कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं जो कि बहुत हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय संगीत नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, थुलाला और कृष्णाट्टम। ठीक है, यहाँ की राष्ट्रीय मेन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है एर्वाकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। यहाँ के 5 महत्वपूर्ण पर्व है ओणम, विशु, त्रिशूल, पूरम, केरल बोट फेस्टिवल और टुकल पुंगला। इधर मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा? केरल के बारे में आप डिटेल्स बातें जान गए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं क्या? क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आप एक साथ साथ पढ़ते जाइएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा आप क्वेश्चन को साथ साथ मेरे साथ बोलिएगा, आप पढ़ते चलिएगा। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है सिक्किम, ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पश्चिम बंगाल। अब हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातें। चलिए मेरे भाई पश्चिम बंगाल के बारे में हम फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले हम पश्चिम बंगाल के बारे में ही बताए थे, पिछले वीडियो में ही पश्चिम बंगाल के बारे में पूरा डिटेल्स बताए थे। ठीक है, तो आज भी हम एक बार थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं आपको। इसकी इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल इसके जगदीप धनखड़ जी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। राजकीय पशु बंगाल बाघ है। राजकीय पक्षी श्वेतकंठ गौरिल्ला है। राजकीय वृक्ष चित्तौन है। राजकीय पुष्प हरसिंगार है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितना है? 294 है। पश्चिम बंगाल की कुल लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। पश्चिम बंगाल में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। अब कौन सा स्टेशन सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन क्या है? पूरे भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है, जो कि पूरे दुनिया में चौथा सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आप क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहिएगा, जिससे कि आपको भी बेहतरीन ढंग से याद होते रहे। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन स्टेशन? दार्जिलिंग स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई, 16वीं लोकसभा की सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है? मेरे भाई अभी तो ये सदस्य नहीं है जो अभी बता रहे हैं हम भाई। चलिए ऑप्शन देखिए, मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन 2 राम जेठमलानी, ऑप्शन 3 फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन 4 लाल कृष्ण आडवाणी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे उम्रदराज सदस्य कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे। अभी वे भारतीय संसद के सदस्य नहीं है, वे अभी क्या कर चुके हैं, राजनीति से रिटायर ले लिए हैं, रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, वे अभी भारतीय राजनीति में सक्रिय सदस्य की भूमिका में नहीं है, और वे भारतीय संसद में भी अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है। 16वीं लोकसभा, जो कि पिछला 2019 से पहले वाले इलेक्शन का जो लोकसभा का काल था, उसको हम क्या कहते हैं? 16वीं लोकसभा था। ठीक है, उसमें सबसे उम्रदराज लालकृष्ण आडवाणी थे। ये वर्ष 2018 के सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया था, हमसे गलती से टाइप भी हो गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीने में एक बार बैठक करता है? तो मेरे भाई आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 4 ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 9। तो मेरे भाई कितने महीने में करता है? तो मेरे भाई एक वर्ष में वह प्रत्येक 6 महीने पर बैठक करता है। आइए हम सूक्ष्म लघु और मध्यम बोर्ड के बारे में जानते हैं कुछ बातें, एमएसएमई के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मेरे भाई एमएसएमई क्या है? यह क्षेत्र पिछले 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय और संपत्ति के अधिक समान वितरण को भरोसा दिलाते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सहायता इकाई के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक है, और यह क्षेत्र देश के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान प्रदान करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के बारे में उद्यम बोर्ड के बारे में आप बात जान गए होंगे। यह प्रत्येक एक वर्ष में प्रत्येक 6 महीने पर बैठक करता है, एक बैठक करता है। ठीक है, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स का रोग होता है? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन सी, ऑप्शन 4 विटामिन डी। तो मेरे भाई कौन से किसके कारण रिकेट्स का रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई विटामिन डी। अब हम जानते हैं रिकेट्स होता क्या है। रिकेट्स एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कमजोरी या मुलायम हड्डियां होती है। ठीक है, लक्षणों में झुके हुए पैर, रुका हुआ विकास, हड्डियों में दर्द इत्यादि है कि नहीं? जटिलताओं में हड्डी का फ्रैक्चर, मांसपेशियों में ऐंठन और असामान्य रूप से घुमावदार रीढ़ भी शामिल हो सकते हैं। रिकेट्स का सबसे आम कारण विटामिन डी की कमी है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे रिकेट्स क्या है। अब रिकेट्स किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक है, यह बच्चों में अधिकतर रूप से पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तराखंड, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इसका सही उत्तर सब जानते हैं भाई। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। क्या है?
मध्य प्रदेश है। अब हम जानते हैं खजुराहो का मंदिर। खजुराहो क्या है? मंदिरों का एक समूह है जो कि झांसी से 175 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह जैन मंदिर हिंदू मंदिरों का एक क्या है? समूह है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। मंदिर अपने नागर शैली और स्थापत्य प्रकृतिवाद और उनके कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा 1885 से 1050 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। यानी कि खजुराहो मंदिर 885 से 1000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहां पर कौन कौन सा घूमने वाला जगह है? भीमबेटका, सांची स्तूप इत्यादि हम आपको पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, इस पिछले वीडियो में। तो भाई मध्य प्रदेश के बारे में उसमें डिटेल जानकारी दिए थे, इसलिए आज हम इसमें क्या दिए? खजुराहो की जानकारी दिए। अब हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, इतना बात आप जान गए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूनतम समर्थन किसके द्वारा अनुशंसित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, समझे भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित है? ऑप्शन 1 माप और तौल आयोग। ऑप्शन 2 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ऑप्शन 3 किसान कल्याण सोसाइटी। ऑप्शन 4 कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित है? तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। एमएसपी एक कृषि उत्पाद मूल्य है जिसे भारत सरकार द्वारा सीधे किसानों से खरीदने के लिए निर्धारित किया जाता है। परिभाषा के अनुसार यह दर किसान को फसल के लिए न्यूनतम लाभ के लिए सुरक्षित रखने के लिए है, यदि खुले बाजार में लागत की तुलना में कम कीमत है। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ एमएसपी का? कहने का मतलब कि किसान का जो फसल होगा, जो सरकार मूल्य तय की है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी हिसाब से खरीदा जाना चाहिए, उससे कम में नहीं खरीदा जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कोई व्यापारी लोग, जैसे कि अभी किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और जो मंडी वाला व्यवस्था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, जिससे कि सरकार किसानों का अनाज नहीं खरीदेगी, लेकिन कंपनी वाले खरीदेंगे, तो वह कम दाम में भी खरीद सकते हैं, जितना उनका मन होगा मनमानी कर सकते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? हमारे भारत की आवश्यकता है, किसान आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, एमएसपी 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया गया है। एमएसपी किस पर तय किया गया है? 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एमएसपी का? कृषि लागत और मूल्य आयोग। चलिए किसान भाई मेरे लिए, हम लोग के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि किसान जवान को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए किसी भी आदमी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कौन यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? ऑप्शन 1 है रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। ऑप्शन 2 है टॉलीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता। ऑप्शन 3 है क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट नई दिल्ली। ऑप्शन 4 है रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। अब हम जानते हैं रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है क्या। ये जो आपको फोटुआवा दिखाई दे रहा है भाई, ये जो फोटुआवा दिखाई दे रहा है कथी का है? तो ये किस चीज का है? तो ये रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब का है। ठीक है, इसकी स्थापना 1829 में हुई। यह ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है और भारत का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोपला विद्रोह
मलाबार केरल नेता अरिल मुसिया के मोपला विद्रोह मलाबार में हुआ, जिसके केरल के नेता अली मुसलियार थे, कब हुआ था? तो मेरा भाई यह पूछ रहा है मोपला विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन 1 1921 से 1922, ऑप्शन 2 1840 से 1872, ऑप्शन 3 1922 से 1924, ऑप्शन 4 1946। तो मेरे भाई मोपला विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोपला विद्रोह 1921 से 1922 में हुआ। अब हम जानते हैं मोपला विद्रोह के बारे में कुछ बातें। तो देखिए, मोपला विद्रोह जो 20 अगस्त 1921 से 1922 तक चली, वे भारत के केरल राज्य के मलाबार क्षेत्र में हुआ, जिसे हम मोपला मलाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ यह एक प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह क्या हो गया, हिंदू विरोधी आंदोलन के रूप में भी शुरू हो गया। यह क्या हो गया, एक सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। ठीक है, कई विद्वानों ने मोपला विद्रोह को किसान का विद्रोह के रूप में भी जाना है। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे अली मुसलियार। इसके कौन से प्रमुख नेता थे? अली मुसलियार। विद्रोहियों ने क्या किया था, औपनिवेशिक राज्य यानी कि जो इंग्लैंड के द्वारा टेलीग्राफ विभिन्न प्रत्येक संस्थानों पर उनके क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। उसके घर को, उसके ट्रेन स्टेशन को, कोर्ट को, डाकघर को क्या किए थे, बहुत तोड़फाड़ किए थे मोपला विद्रोह में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तथा इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 है NSE 1952, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1952। ऑप्शन 2 BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875, ऑप्शन 3 मद्रास स्टॉक एक्सचेंज 1987, ऑप्शन 4 बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज 1963। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। तो ये जो फोटो अब आपको दिखाई दे रहा है ना शेयर बाजार का, ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फोटो है। यह मुंबई के दलाल स्ट्रीट में एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। इस दलाल स्ट्रीट में क्या है, स्थित है, और इसकी स्थापना 1875 में की गई। यह एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE यानी कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज मई 2021 तक रुपए 2,18,730 बिलियन से अधिक के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ 9वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए, ये सब बातें आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान चुके हैं। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, राउरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ऑप्शन 1 है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ऑप्शन 2 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ऑप्शन 3 है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ऑप्शन 4 है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। अब हम जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें, और सभी योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे। आज दो ही के बारे में जानिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह 1956 से 61 तक चली। इसमें आधारभूत और भारी उद्योग के विकास के साथ सिर्फ औद्योगिकीकरण पर बल और कौमा यह था भाई, बल और राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन आदि का लक्ष्य रखा गया था। यह पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना है। 1956 से 1961 तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखा गया था और राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का भी लक्ष्य रखा गया था। पीसी महानवोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चली, इसमें गरीबी हटाओ का नारा के साथ साथ आज भारत में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था?
पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्लांट इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 24, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन 3 श्रीमान नारायण अग्रवाल, ऑप्शन 4 सर आरदेशिर दलाल। तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई एम विश्वेश्वरैया। क्या है सही उत्तर? एम विश्वेश्वरैया। अब हम जानते हैं एम विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ बातें। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है किनका फोटो है? एम विश्वेश्वरैया जी का फोटो है। इन्हें आमतौर पर एमबी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1860 में 15 सितंबर 1860 में हुआ और मृत्यु 14 अप्रैल 1962 को हो गई। वे भारतीय सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के 19वें दीवान थे, जिन्होंने 1912 से 1919 तक क्या की सेवा की। उन्होंने एशिया के सबसे अच्छे और सबसे तीसरे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से अपनी डिग्री हासिल की। इन्होंने 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। एम विश्वेश्वरैया को भी भारत रत्न प्राप्त 1955 में उन्हें यह रत्न मिला था, यह पुरस्कार मिला था। जनता की भलाई में उन्हें उनके योगदान के लिए, जनता की भलाई के योगदान के लिए उन्हें जॉर्ज पंचम द्वारा उन्हें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के नाइट कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि भी दी गई थी। उनका जन्म 15 सितंबर उनकी याद उनका जन्मदिन है 15 सितंबर उनकी याद में भारत, श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे इंजीनियर थे इसलिए उनका 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया जी के याद में मनाया जाता है। चलिए अब इतना बात एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में जान गए, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन 1 है यूनिसेफ, ऑप्शन 2 है यूएनडीपी, ऑप्शन 3 है पीक्यूएलआई, ऑप्शन 4 है एसएसडीएसएन। यूनिसेफ क्या होता है भाई? यूनिसेफ के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, अभी हम सिर्फ यूएनडीपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, यूएनडीपी क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यूएनडीपी। चलिए अब हम यूएनडीपी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, किसका ये लोगो है? यूएनडीपी का है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है और परिवर्तन की वकालत करता है। देश को ज्ञान, अनुभव और संस्थानों में जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। मानव विकास सूचकांक, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। ठीक है, इस किसमें मिला के किया गया था? तो मेरे भाई ईपीटीओ को मिला दिया गया था। किसमें? यूएनडीपी में मिला दिया गया। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों के एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देश को मानव विकास के 4 स्तरों में रैंक करने के लिए किया जाता है। एक देश उच्च HDI स्कोर करता है जब जीवन काल अधिक होता है, शिक्षा का स्तर अधिक होता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय और BPGNI क्या होती है? अधिक होती है। अधिक ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? अधिक होता है। प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम अधिक होता है, और वहाँ का शिक्षा का स्तर अधिक हुआ और वहाँ का जीवन काल अधिक हुआ, तो वहाँ मानव विकास सूचकांक का क्या होगा? वहाँ क्या होगा भाई? ऊपर होगा। यानी कि मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे आएगा, जिसका सबसे अच्छा अव्वल दर्जा का जीवन काल हुआ, शिक्षा का स्तर जिसका सबसे अच्छा हुआ, प्रति व्यक्ति आय जिसका सबसे अच्छा हुआ, उस देश का राष्ट्रीय आय अगर सबसे अच्छा है तो वह मानव विकास सूचकांक की सूची में क्या होगा? सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। आज उम्मीद करते हैं कि आपको आज बहुत बेहतरीन डिटेल्स मालूम चली होगी। अगर चली होगी तो हैंड्स अप कीजिए, अगर मजा आया होगा तो पूरा हाथ बढ़ाइए आगे। इस वीडियो को बहुत अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलते नहीं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो ही कीजिएगा, नहीं लगता है तो आप बोलने से भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसलिए नहीं बोलते हैं। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
चलिए, तब तक जिसा लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद। जय हिंद एक बार।